हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए डिस्कस करते हैं जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है 16 अगस्त के न्यूज़पेपर में। तो कल का एनालिसिस छूट गया था बिकॉज 15 अगस्त का जो सेलिब्रेशन था उसके लिए हमें थोड़ा समय नहीं मिल पाया था। तो जो 15 अगस्त के न्यूज़पेपर का जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ओके, स्पेशली आपके लाल किले से हमारे ऑनरेबल पीएम ने जो भी चीज़ें कही, जिन चीज़ों की घोषणा की, वो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, मैं हर आर्टिकल को आपको खोल के नहीं बताऊंगा, हर चीज़ों को बस उसका समरी बताऊंगा कि किस तरीके से ये एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसी के साथ आप ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि हम आपको न्यूज़ का जो कटिंग है न्यूज़पेपर का, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों? ताकि खुद से पढ़ के जो आपका पर्सपेक्टिव है वो डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी है। इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है वो तो इसमें है ही, वो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन खुद से इस आर्टिकल को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। आपका खुद का पर्सपेक्टिव आप खुद बिल्ड कर सकते हैं, बेटर पर्सपेक्टिव आप डेवलप कर सकते हैं। बाकी इसका रेलेवेंस मैं आपको बताऊंगा। ओके, खुद से पढ़ना मत छोड़िएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। बाकी कोर्स का हाईलाइट इस पर मेंशन किया गया है, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज दिया जाएगा, उसके ऊपर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, टेस्ट भी आपका लिया जाएगा फॉर प्री एंड मेंस। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जो भी डाउट्स है उनको कैटर किए जाएंगे। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसमें एनरोल होकर आप अपना प्रिपरेशन को और बेटर कर सकते हैं। बाकी कोई आपके मन में सवाल है, एडमिशन का प्रोसीजर, फी वगैरह आप जानना चाहते हैं, तो 6002417488 नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हमारा एक ही ऑफिशियल नंबर है। ओके, तो आज़ादी के अवसर पे लाल किले से हमारे ऑनरेबल पीएम साहब ने जो भी चीज़ें कही वो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगी। हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो काफ़ी आर्टिकल था। ओके, तो सभी आर्टिकल को मैं इसमें समराइज करूंगा। तो पहला आर्टिकल तो आपका आत्मनिर्भर एंड विकसित भारत, जो हमारा ब्रॉडर गोल है देश का, वो है आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बाय 2047। तो विकसित भारत बनने के लिए बाय 2047, ये जो अमृत काल का समय है, अमृत काल का समय मतलब जो विंडो हमें मिला है, जो समय मिला है टिल 1947, तब तक जो समय है वो है अमृत काल। और उस अमृत काल के समय पे हमें आत्मनिर्भर बनना काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे बड़ा विजन हमारा क्या है? आत्मनिर्भर भारत। कौन से समय पे? अमृत काल पे। क्या अचीव करने के लिए? विकसित भारत बाय 2047, कि हम $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, और उसी के साथ हर सेगमेंट में, एग्रीकल्चर में हो, इंडस्ट्री में हो, सर्विसेज में हो, हम आत्मनिर्भर बन सके। डिफेंस में हो, स्पेस में हो, इन सभी चीज़ों को हमें इसमें देखना होगा। तो अभी ऑनरेबल पीएम साहब ने जो भी चीज़ें अपने स्पीच में कही वो आपके मेंस में पूछी जा सकती है, इवन प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। तो पीएम मोदी मेक्स स्ट्रॉन्ग पिच फॉर सेल्फ रिलायंस। ओके, सो इंडिपेंडेंस डे के दिन ही लाल किले से पहला उन्होंने आपका पहला बोल के नहीं, जो भी चीज़ें कही उसको हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला उन्होंने मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में कहा कि बाय 2035 हमें अपना स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करना है। ओके, ऐसा स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम जिससे हम क्या कर सकते हैं, एनिमी कंट्री से अपने देश को डिफेंड कर सकते हैं, एज वेल एज हम ज़रूरत पड़ने पर उनके ऊपर प्रिसीजन टारगेटिंग भी कर सकते हैं अगर उन्होंने हमें ऑफेंड किया तो। ओके, तो ये हो गया मिशन सुदर्शन चक्र। तो मिशन सुदर्शन चक्र क्या है, ये इसका गोल कब तक है, इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। और मिशन सुदर्शन चक्र को आपका आत्मनिर्भर भारत से लिंक करके विकसित भारत को देखा जा सकता है, क्योंकि देश अगर विकसित भारत हमें बनना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो हमें क्या करना होगा, स्ट्रॉन्ग जो सेल्फ रिलायंस है वो हासिल करनी होगी इन डिफेंस सेगमेंट, वो चाहे आपका आर्मी हो, नेवी हो या फिर एयर फोर्स हो। तो इसमें हमें जो एयर डिफेंस चाहिए उसके लिए स्पेशली जिक्र किया गया है। तो अभी हमें क्या होगा, एयर डिफेंस को डेवलप करने के लिए अपने देश में ही जो हमारे आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ऑन देन आपके इसरो है। तो इन सभी को सिनर्जी के साथ
डेवलपमेंट करनी काफ़ी ज़रूरी रहेगी। ओके, तो स्पेशली जो जेट इंजन का डेवलपमेंट है वो हमारे देश में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम कंपैटिबल आपके जेट इंजन नहीं बना पा रहे हैं। तो उसके सेगमेंट में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। हमारी जो भी इंजीनियर्स हैं, ओके, डिफेंस एक्सपर्ट है, उनको काफ़ी इसमें आपका वर्क करना ज़रूरी है, और इसमें गवर्नमेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट देना काफ़ी ज़रूरी है, बजटरी एलोकेशन देना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये हो गया अबाउट मिशन सुदर्शन चक्र, जो प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ओके, तो इसमें आपके जॉब क्रिएशन के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को लाया गया है। तो इसको हमने पहले भी देखा था, कल इसको और क्लियर तरीके से हमारे ऑनरेबल पीएम साहब ने बताया है कि हमारे देश में अभी जो नीड ऑफ द आवर क्या है, वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, और वो भी कैसा एम्प्लॉयमेंट, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, ताकि जो एम्प्लॉयर्स है वो एम्प्लॉय को क्या करे, आपके ऑन पेपर हायर करे, उनको सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। तो उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को डेवलप किया है। और ये क्या है, आपका एक एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव है, जिसमें क्या किया जाएगा, आपका मॉनिटरी इंसेंटिव दिया जाएगा एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉई को भी। ओके, नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को डेवलप करना। तो न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी में क्या डेवलप करना है हमें, हमारा देश का टारगेट है कि बाय 2047 हमें 100 गीगावाट ऑफ जो एनर्जी है वो न्यूक्लियर एनर्जी से हासिल करनी है। आज के समय पे अगर देखें, जो टोटल एनर्जी है उसका सिर्फ 2% न्यूक्लियर से आता है, जबकि इसका क्या है, पोटेंशियलिटी काफ़ी ज़्यादा है हमारे देश में। तो आज के समय पे 8.8 गीगावाट ऑफ हम न्यूक्लियर एनर्जी को अचीव किए हैं, जो 2% है। तो उसको क्या करना है, हमें अबाउट 100 गीगावाट तक ले जाना है बाय 2047। तो उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। ओके, और 10 फोल्ड इंक्रीज किया जाएगा, 10 गुना इसको बढ़ाया जाएगा। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। ये चीज़ें सीधी सीधी पूछी जा सकती है एग्जाम में, सीधा इस स्कीम को, न्यूक्लियर एनर्जी कैपेबिलिटी को पूछा जा सकता है, सीधा मिशन सुदर्शन चक्र को पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सीधा सीधा पूछा जा सकता है। फिर मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर को डेवलप करने के लिए हमारे देश में, तो अभी सेमीकंडक्टर क्या है, हार्ट है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का, या फिर आपके मॉडर्न इकोनॉमी का, वो चाहे आपका डिफेंस सेगमेंट हो, या फिर स्पेस सेगमेंट हो, या फिर इंडस्ट्रियल सेगमेंट हो, या फिर सर्विसेज सेगमेंट में आपका कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करना हो। ऑल दिस रिक्वायर्स व्हाट, आपके सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स को डेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को लिया है, लेकिन उसी के साथ उन क्रिटिकल मिनरल्स को हमें इस्तेमाल करके सेमीकंडक्टर्स को डेवलप करना होगा, और सेमीकंडक्टर को डेवलप करने के लिए हमें सेमीकंडक्टर के प्लांट लगाने होंगे। तो इसमें 10 प्लांट की जिक्र की गई है। ओके, और इसमें ऑलरेडी 6 प्लांट का आपका अप्रूवल हो गया है। तो इसमें आप 2 प्लांट, एक आप आसाम के मोरीगांव, फिर गुजरात के मोडेरा में आप देख सकते हैं, और इसके अलावा और 4 प्लांट आने हैं। तो उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, इन रीजन्स में सेमीकंडक्टर्स को डेवलप किया जाएगा। तो अभी जरूरी है कि हम मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर्स को डेवलप करें। तो ध्यान रखिएगा, अभी इसको सीधा सीधा पूछ लिया जा सकता है, और ओवरऑल विकसित भारत को पूछ लिया जाएगा। तो ये सभी चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी। ओके, और इसी के साथ ध्यान रखिएगा कि आपका आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तब भी इन सभी चीजों को आपको जिक्र करना होगा। इवेंट डेवलपमेंट के लिए, इवेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या कर रही है, जैसे उड़ीसा में, आसाम में, इन रीजन्स में, आंध्र प्रदेश में आपकी सेमीकंडक्टर प्लांट्स को डेवलप की जा रही है, जिससे क्या होगा, एक इंडस्ट्रियल जो इकोसिस्टम है, एनवायरनमेंट है, वो डेवलप होगा। तो इसीलिए मैंने मोटा मोटा जो बात है आपको वो बताया है। ओके, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है पीएम पुशेस फॉर सेल्फ रिलायंस इन एनर्जी एंड क्रिटिकल मिनरल्स। तो वही बात है जो मैंने इधर बताई। तो अभी ध्यान रखिएगा, मैंने हर आर्टिकल को बारीकी से पढ़ा है। तो ये अभी ध्यान रखिएगा, एक चीज के ऊपर 2-3 आर्टिकल आया है एक ही दिन में। ओके, तो इससे क्या बेटर होता है, ध्यान रखिएगा, सभी को एक प्रॉब्लम होती है, हम रिवीजन कैसे करें। आप न्यूज़पेपर पढ़िए। ओके, आप इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, अभी मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 2-2 न्यूज़पेपर आप उसको पढ़ें। मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि हम जो एनालिसिस बना रहे हैं, इसमें जो PDF है इसका, वो आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आर्टिकल है, वो हम आपके लिए चुन के लेके आए हैं। तो इन आर्टिकल्स को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप डिफरेंट, हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और भी
चार पांच सोर्सेज से न्यूज़ को कलेक्ट करते हैं, तो उस वो आपके लिए थोड़ा दिक्कत भरा काम हो जाएगा, तो आप इसको फर्स्ट हैंड पढ़िएगा। ओके, तो यही क्या है, आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो पीएम पुशेस फॉर सेल्फ रिलायंस इन एनर्जी एंड क्रिटिकल मिनरल्स, जो हमने ऑलरेडी देखा है। नेक्स्ट है आपके पीएम सेज मेड इन इंडिया चिप बाय एंड ऑफ 2025। तो जो मेड इन इंडिया चिप है या फिर सेमीकंडक्टर्स है, उसको कब तक हम प्रोड्यूस करने लग जाएंगे, बाय 2025, जो फीड करेगा हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को एज वेल एज हम इसका एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग साउथ अमेरिका, इंक्लूडिंग अफ्रीकन रीजन, इंक्लूडिंग एशियन रीजन, इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट ऑफ एशिया। ओके, तो ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं, और इससे क्या होगा, आपके जो टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स है वो डेवलप होंगी। और इसी के साथ और एक चीज़ हमारे ऑनरेबल पीएम साहब ने कही है जो काफ़ी ज़रूरी है आज के समय पे, कॉल फॉर इंडिजिनियस सोशल मीडिया डेवलपमेंट। तो जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होते हैं, लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, तो दिस सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म शुड बी डेवलप्ड बाय इंडिजेनियसली। ओके, तो उसके लिए भी उन्होंने कॉल किया है। तो हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट भरपूर है, लेकिन उसके लिए क्या है, उत्साह चाहिए, हमें मोटिवेशन देना है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, जो इकोसिस्टम चाहिए, दैट नीड्स टू बी प्रोवाइडेड बाय आवर गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा, तो कू करके एक आपका अल्टरनेट आया था ट्विटर का, लेकिन वो चल नहीं पाया। तो हमें मोदी साहब ने ये भी इसमें जिक्र किया है कि हमें वोकल फॉर लोकल भी होना है, अपने स्वदेशी चीज़ों को, चाहे वो थोड़ा सा आपका क्वालिटी में एक बार कम ही हो स्टार्टिंग में, शुरुआती में, लेकिन हम उसको जब एनकरेज करेंगे, जब उसको यूज़ करेंगे, तो वो चीज़ें क्या है, आगे बढ़ेंगी। ओके, तो आज़ादी, हमें जो पॉलिटिकल आज़ादी मिली है, उसके अलावा भी और आज़ादी के जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, वो भी पाना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, इकोनॉमिक स्वराज, अर्थनैतिक स्वराज भी हमें अचीव करना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। तो ये जो भी आर्टिकल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऐसे पर्सपेक्टिव, बेटर ऐसे आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फ्रॉम सोसाइटीज पर्सपेक्टिव, इंपॉर्टेंट फ्रॉम गवर्नेंस पर्सपेक्टिव, पॉलिसी मेकिंग पर्सपेक्टिव, आईआर पर्सपेक्टिव, देन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। ओके, तो इन सभी चीज़ों को हम इसमें देख सकते हैं। सुदर्शन चक्र, तो इसको 10 साल में डेवलप किया जाना है। सो सुदर्शन चक्र क्या है, इट विल बी ए शील्ड, जो हमारे देश को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, जो उन्होंने और एक बात कही ऑनरेबल पीएम साहब ने लाल किले से, डेमोग्राफी मिशन। तो डेमोग्राफी मिशन क्या है, जो पॉपुलेशन को लेके जो कंसर्न है, जो आपका बढ़ा हुआ पॉपुलेशन है, तो ये जो बढ़ा हुआ पॉपुलेशन है, इसका दो रीज़न जिक्र किया गया है। एक जो रीज़न है वो है इन्फ्लक्स, इलीगल इन्फ्लक्स फ्रॉम बॉर्डरिंग स्टेट और बॉर्डरिंग कंट्री। ओके, स्टेट मतलब हियर मीन्स कंट्री, तो बॉर्डरिंग हमारे कंट्री है या फिर स्टेट है, लाइक बांग्लादेश, ओके, देन म्यांमार, तो इनसे जो आपका इलीगल इन्फ्लक्स हो रहा है, स्पेशली आपके बांग्लादेश से, तो उन चीज़ों को रोकना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारे देश की जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जो रिसोर्सेज होती है, वो आपके क्या करते हैं, जो आपके इलीगल फॉरेनर्स है वो एक्वायर कर लेते हैं। और सेकेंडली क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इससे एक पॉलिटिकल इशू भी हो सकती है। जब इतना ज़्यादा इलीगल इन्फ्लक्स होगा तो इन फ्यूचर देश टूट भी सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने पास्ट में देखा है, क्योंकि डिफरेंस होने की वजह से पाकिस्तान जैसे देश, बांग्लादेश जैसे देश बने हैं। तो इसीलिए हमें समय रहते ही क्या करना है, जो डेमोग्राफिक शिफ्ट हम देख रहे हैं, रैपिड शिफ्ट बिकॉज ऑफ इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, दैट नीड्स टू बी हॉल्टेड, दैट नीड्स टू बी कॉप्ड। ओके, तो उस लिहाज से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। तो डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन है उसको हमें बेटर करना है, इलीगल इन्फ्लक्स को कंट्रोल करना है, और हमारे देश का जो टीएफआर है, टोटल फर्टिलिटी रेट, दैट नीड्स टू बी अचीव्ड, दैट इज रिप्लेसमेंट लेवल 2.1। ओके, अक्रॉस एवरी कम्युनिटी, सब कम्युनिटी में ये अचीव करना काफ़ी ज़रूरी है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ये चीज़ें नहीं है। ओके, सभी के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल करना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द विजन ऑफ अ नेशन। ओके, इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे ही ये आर्टिकल आया है, द विजन ऑफ अ नेशन। तो एक नेशन का क्या विजन होना चाहिए, तो अभी हमारा जो विजन था बिफोर 1947, वो विजन था कि वी वांट सेल्फ डिटर्मिनेशन। ओके, वी वांटेड स्वराज। सो हमने स्वराज अचीव कर लिया फ्रीडम स्ट्रगल के तहत। फ्रीडम स्ट्रगल वाज नॉट मेयरली अबाउट सेल्फ रूल। तो फ्रीडम स्ट्रगल जो था उसका मेन प्राइमरी गोल तो ये था कि टू अचीव इंडिपेंडेंस, लेकिन उसका सिर्फ यही गोल नहीं था, ये गोल भी था कि बट आवर ओन वे ऑफ रूल,
हमने स्वराज अचीव किया और अभी स्वराज के तहत हम स्वतंत्र रहेंगे और अपने हिसाब से हम देश को चलाएंगे, ना कि बाहरी शक्ति के प्रेशर से, जैसे आपके जो अमेरिका का प्रेशर है। ओके, तो उससे अगर हम अमेरिका के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं, डिसीजन मेक करते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा सेल्फ रूल जो है वो वायलेट होगा, सेल्फ डिटर्मिनेशन, हमारी सोवरेनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड रहेगी। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि हमें क्या करना है, आपके सेल्फ रूल के साथ ही ओन वे ऑफ रूल को डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी है, और राम राज्य, ओके, उसको डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसे राम राज्य से क्या मतलब है कि ट्रू डेमोक्रेसी को डेवलप करना ज़रूरी है। तो ट्रू डेमोक्रेसी क्या होता है, जिसमें हर सिटीजन को वैल्यू किया जाता है। तो हर सिटीजन को हमारे देश के अंदर वैल्यू करना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। हर सिटीजन की जो आपकी सुनवाई है वो होनी ज़रूरी है। हर सिटीजन को आपका जो सहूलियत चाहिए, जो राइट चाहिए, जो गवर्नमेंट का ड्यूटी है टुवर्ड्स देम, उसको फुलफिल करना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, ताकि हम सोशल स्वराज, इकोनॉमिक स्वराज, ये सभी चीज़ों को अचीव कर सके। ओके, तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, नीडेड अ न्यू स्ट्रैटेजी फॉर पीस। तो पीस के लिए एक नया स्ट्रैटेजी चाहिए। तो अभी इसमें आपके आज के दिन में जो पीस है वो काफ़ी, पीस का जो मीनिंग है वो काफ़ी आपका क्या है, नैरो है। हमें लगता है पीस क्या है, इट इज़ एब्सेंस ऑफ वायलेंस। अगर हम एब्सेंस ऑफ वायलेंस को देखते हैं तो जो पीस है वो काफ़ी फ्रेजाइल रहेगा। तो पीस से क्या मतलब होता है कि पीस से आपका नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ वायलेंस, it is presence of prosperity, it is presence of right based order, it is presence of a true and a strong democracy is called आपका पीसफुल सोसाइटी। सो जहाँ पे सोशल जस्टिस है, जहाँ पे इक्वालिटी है, जहाँ पे इक्विटी है, तो ये देश के पर्सपेक्टिव में देखे या फिर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखे, तो हर लिहाज से ये चीज़ें ज़रूरी रहेंगी। पीस रिक्वायर्स नॉट जस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन से पीस नहीं आ जाता है, इट ऑल्सो रिक्वायर्स अ सिलेबस। इसके लिए हमें एक ज़रूरी है कि एक सिलेबस, कि किस सिलेबस में क्या होता है कि चीज़ें मैंशन की हुई होती है कि किस तरीके से हम पीस को अचीव करेंगे। हर आपका स्टेप उसका सॉल्यूशंस रहेगा। तो वो चीज़ें हमें ज़रूरी है। जो ट्रम्पेरियन वर्ल्ड ऑर्डर हम देख रहे हैं उसमें हम पीस को आपका आशा नहीं कर सकते। वी कैनॉट होप फॉर पीस इन अ ग्लोबल ऑर्डर व्हेन अ सिंगल कंट्री डिक्टेट्स द रूल्स। ओके, जो रूल्स है उसको अगर सिंगल कंट्री डिक्टेट कर रही है, इट मीन्स व्हाट, कि डेमोक्रेसी नहीं है, ऑटोक्रेसी है, टेरेनी है। ओके, तो उस चीज को हमें क्या करना है, हटाना जरूरी है। और यूनिवर्सली महात्मा गांधी जी का जो आइडिया है उसको हमें इंप्लीमेंट करना काफी जरूरी है। तो यूनिवर्सली गांधी जी का आइडिया इंप्लीमेंट करने का क्या मतलब है इसमें, कि जो स्वराज है दैट नीड्स टू बी अटेंड इन ग्लोबल लेवल, कि हर देश आपका स्वराज्य है, हर देश में खुद से रूल हो रहा है। हर देश, कोई किसी के ऊपर कोई रूल नहीं थोपता है। हर देश की जो सुनवाई है वो की जाती है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, उनका जो दिक्कत है उसको समझा जाता है और उसी के तहत क्या किया जाता है, एक पीसफुल ग्लोबल ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। ना कि जो डिक्टेटेड पीस है स्पेशली बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड, वो पीस कभी लॉन्ग टर्म आपका सस्टेन नहीं कर सकता है। Okay, so that is why what we need is universality of महात्मा गांधी जी's idea। तो महात्मा गांधी जी के आइडिया, पीस, नॉन वायलेंस, स्वराज, स्वराज एट इंडिविजुअल लेवल, स्वराज एट आपके इकोनॉमिक लेवल, पॉलिटिकल लेवल, लोकल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, all these ideas needs to be implemented so that we can achieve a एंड्यूरिंग पीस, लॉन्ग टर्म पीस हम प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट है रेजिस्टिंग द कोअर्सिव न्यू ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर। तो इसमें यही चीजें कही गई है। ये जो फर्स्ट आर्टिकल है इससे हम सेकेंड आर्टिकल को समझ सकते हैं कि हमें रेजिस्ट करना है जो कोअर्सिव, मतलब जो जबरदस्ती का एक न्यू ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, स्पेशली बाय डोनाल्ड ट्रंप या फिर स्पेशली बाय यूएस इंस्टीट्यूशन। तो अभी यूएसए को अगर देखें तो यूएसए ने ही क्या है, आपके ग्लोबल लेवल पे एक रूल बेस्ड ऑर्डर की स्थापना की थी इन 1920s बाय देन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ऑफ यूएसए। तो उन्होंने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना में भूमिका निभाया, फ्री ट्रेड ऑर्डर के बारे में कहा। तो वुड्रो विल्सन का कुछ एक, मैं भूल रहा हूं, थोड़ा मिस कर रहा हूं, कुछ 14 पॉइंट या 20 पॉइंट ऐसा कुछ चार्टर था।
ओके, बाद में आप देख सकते हैं रूजवेल्ट के आपके लीडरशिप के दौरान यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस का फॉर्मेशन हुआ था। रूजवेल्ट थे, विंस्टन चर्चिल थे, या फिर जो भी वेस्टर्न नेशंस थे। तो उसे रूल बेस्ड ऑर्डर एक स्थापना करने की कोशिश की, लेकिन ये डिक्टेटेड रूल बेस्ड ऑर्डर दैट कैनॉट बी फॉलोड बाय एवरी अदर नेशन। तो ग्लोबल ऑर्डर में हमें क्या करना है, आपकी जो रूल बेस्ड ऑर्डर है, एक पीस जो है उसको मेंटेन करना काफी जरूरी है। डिक्टेटेड पीस हमें नहीं चाहिए। दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। ओके, सो रेजिस्टिंग द कोअर्सिव न्यू ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर। तो इसमें इंडिया अपने लेवल पे क्या कर सकता है? नंबर 1, हम अपने देश का जो ट्रेड है, आत्मनिर्भर जो हमारी पॉलिसी है, उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। सेकेंडली, हमारा जो ट्रेड है उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। थर्डली, हम ग्लोबल लेवल पे क्या कर सकते हैं? ग्लोबल साउथ का लीडरशिप दे सकते हैं। फोर्थली, जो आपके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है ग्लोबल लेवल में, उसको हम और डेमोक्रेटाइज करने के लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं, ताकि वर्ल्ड में क्या है, एक डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल है वो बना रहे। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल आपका लीगल है इन नेचर। तो ये आर्टिकल बात कर रहा है कि किस तरीके से सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, ये क्या होती है सिविल एंड क्रिमिनल केसेस एंड हाउ दे डिफर। तो आजकल क्या है, आप प्रीलिम्स में देखते हैं कि इन जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, सिविल क्रिमिनल केसेस, ओके, जैसे आपके एमिकस क्यूरी क्या है, ऑडी अल्टम पैटम क्या है, इनके ऊपर वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऑडी अल्टम पैटम मीन्स रेफर्स टू, ऐसे क्वेश्चंस। या फिर मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले समय पे सिविल और क्रिमिनल जो लॉ है या फिर केसेस है, उनके ऊपर डिफरेंस पूछे जा सकते हैं इन जीएस पेपर 2। क्यों? क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, यू आर अ पोटेंशियल कैंडिडेट। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप कल आईपीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आप अपने स्टेट पीसीएस के आप पुलिस सर्विस में ज्वाइन करेंगे या फिर सिविल सर्विसेज में ज्वाइन करेंगे। तो आपको करना क्या है, सिविल लॉस, क्रिमिनल लॉस, इनको बेटर इंप्लीमेंट करवाना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, जो रूल बेस्ड ऑर्डर है, आपका रूल ऑफ लॉ है, उसको इंश्योर करना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसीलिए इसका समझ होना काफ़ी ज़रूरी है। तो सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ होता क्या है? तो सिविल लॉ क्या होता है, आपके वैसे डिस्प्यूट्स होते हैं जो दो पार्टीज के बीच में होती है। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, तो डिफरेंस क्या है सिविल एंड क्रिमिनल लॉ पे? तो सिविल लॉ क्या है, सॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टी के बीच में जो डिस्प्यूट, इसमें भी दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट सॉल्व होता है, लेकिन डिफरेंस समझते हैं हम। टू पार्टीज, और ये क्या हो सकते हैं आपके, दो इंडिविजुअल हो सकता है, या फिर एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनाइजेशन, या फिर दो ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं। वो है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ क्या होता है? क्रिमिनल लॉ इज अबाउट पनिशिंग ऑफेंडर, जो जिसने ऑफेंड किया है, या फिर जो एलेज्ड ऑफेंडर है। ओके, सपोज किसी ने आपका मर्डर कर दिया, तो जो मर्डर है ना, वो आपके सिर्फ इंडिविजुअल का, जिसका मर्डर हुआ, जो विक्टिम है, उसी का सिर्फ मर्डर नहीं हुआ है, ये स्टेट के अगेंस्ट भी ऑफेंस हुआ है, तो उसको कहा जाता है क्रिमिनल ऑफेंस। ओके, नेक्स्ट है फंडामेंटल एम ऑफ सिविल लॉ इज प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। इसमें मेन जो आपका सेंट्रल पॉइंट है वो इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन है। क्रिमिनल लॉ में सिर्फ इंडिविजुअल को जस्टिस देना ही नहीं है, पूरे सोसाइटी में एक आपका नॉर्म जस्टिस देना जरूरी है, रूल बेस्ड ऑर्डर को आपका बरकरार रखना जरूरी है। इसीलिए आपके क्रिमिनल लॉ क्या करते हैं, जो सोसाइटी है, जो क्राइम हुआ है वो सोसाइटी के अगेंस्ट हुआ है, वैसा क्रिमिनल लॉ मानती है। ओके, या फिर हमारा क्रिमिनल लॉ वो कहता है। देन आपका सिविल लॉ जो होता है, उसमें क्या है, आपके दो पार्टीज के बीच में है। ओके, लेकिन क्रिमिनल लॉ जो है, इसमें जो जिसने क्राइम कॉमिट किया है, ओके, वो आपका हो गया क्रिमिनल, और ऑपोजिशन जो आपकी रहेगी वो रहेगी आपकी पब्लिक प्रोसिक्यूशन। ओके, ताकि आपकी जो क्राइम हुई है वो ऐसा माना जाता है कि पब्लिक के अगेंस्ट हुआ है, जो अभी मैंने इसमें आपको जिक्र किया था। सिविल लॉ में क्या होता है, आपकी जो एविडेंसेस रहती है वो आपके उसमें थोड़ा बहुत आपका थोड़ा बहुत वो प्रूव हो रहा है, तो भी उसको माना जाता है। कोई आपका एविडेंस है, उसमें अगर थोड़ी सी भी ऐसी चीज़ें हैं कि हाँ, इसमें आपने जो एक्यूज्ड है उसने ये गलती की है, ऐसा आपका जो विक्टिम है वो साबित कर पा रहा है, तो उससे क्या होता है, वो मान लिया जाता है, वो जो एविडेंस है उसको मान लिया जाता है। लेकिन क्रिमिनल लॉ में क्या है, जो एविडेंस रहेगा वो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट होना पड़ेगा। उसमें अगर थोड़ा सा भी डाउट आता है, तो आपने देखा होगा डिफरेंट मर्डर केस में, थोड़ा सा भी डाउट आता है तो बेल मिल जाता है, या फिर उनको सज़ा नहीं दी जा सकती है।
क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहना है, 100% प्रूव होना है कि जिस व्यक्ति के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं उन्हीं ने वो क्राइम किया है। ओके, ये क्रिमिनल लॉ कहता है। जबकि सिविल लॉ क्या है, थोड़ा सा आपका इसका पोजीशन लेनियंट है। ओके, नॉट दैट स्ट्रिक्ट। इसका जो एविडेंस है वो अगर थोड़ा भी प्रूव करता है तो उसको मान लिया जा सकता है, लेकिन इसमें मान लिया जाना कोई बात नहीं है, इसमें प्रूव होना ही पड़ेगा इन क्रिमिनल लॉ। ओके, तो ये एक काफी खासा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल लॉ में क्या होती है, आर्टिकल 21, इट मीन्स लिबर्टी आपका कर्टेल हो सकता है, आपको जेल हो सकता है। ओके, पैटी क्राइम्स के लिए आपको 2-3 साल की सजा। ओके, हीनियस क्राइम के लिए आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है, डेथ पेनल्टी तक दी जा सकती है। तो इसीलिए क्रिमिनल लॉ क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ओके, और क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, जेल का प्रोविजन रहता है, लेकिन सिविल लॉ में जेल की कोई प्रोविजन वैसे नहीं रहती है। ओके, तो वही चीजें इसमें आपकी आप डिस्टिंक्शन देख सकते हैं। बाकी पनिशमेंट क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, आपका जो अभी बताया स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, जेल होना प्लस आपका डेथ पेनल्टी देना प्लस फाइन भी लगाया जा सकता है विथ इम्प्रिजनमेंट। और सिविल लॉ में क्या होता है, कंपनसेशन देना। इसमें जेल जैसे चीजें नहीं होती है, जैसे फैमिली लॉ, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, ये सब केसेस इसमें आती है। क्रिमिनल लॉ में आपका रेप, मर्डर, डकैती, एक्सटॉर्शन, देन चीटिंग, ये सभी फ्रॉजरी, ये सभी चीजें इसमें आती है। ओके, बाकी चीजें आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है रेन एंड फ्लैश फ्लड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो हाल ही में हमने उत्तराखंड के बाद फिर से आपका रेन एंड फ्लैश फ्लड देखा, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, तो काफ़ी दुखद है कि आपके एटलीस्ट 65 लोगों की जान इसमें चली गई है और काफ़ी लोग इसमें घायल है। तो आपके 2010 से लेके 22 तक जम्मू कश्मीर में टोटल 550 लोगों की मौत हो चुकी है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, और टोटल 2800 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखे गए हैं इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन। और इसका क्या रीज़न है? नंबर 1 तो क्या है, जो आपका चेंजिंग क्लाइमेट है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग। तो ये होने की वजह से क्या हो रहा है, आपकी 1 डिग्री जब टेम्परेचर बढ़ती है तो उससे क्या होता है, 7 डिग्री जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है एटमॉस्फेयर का, वो बढ़ जाता है। तो उससे रेनफॉल ज़्यादा होती है, इरेटिक होती है, कभी भी रेन आ सकती है। ओके, तो उससे क्या होता है, आपकी जो सडन रेनफॉल होती है उससे फ्लैश फ्लड आता है। और उस फ्लैश फ्लड में क्या होता है, क्योंकि पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और आपके अनप्लान्ड सेटलमेंट भी देखी जाती है हिल स्लोप में, तो इन सभी चीज़ों की वजह से क्या होता है, जो जान माल की हानि होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ओके, और इसके वजह से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है आपके मेडिटेरेनियन सी से आपकी नॉर्थ वेस्ट को जो इम्पैक्ट करता है, वो उसका भी एक चेंजिंग नेचर देखा गया है। फिर टोपोग्राफी तो है ही, क्योंकि आपकी हिली टोपोग्राफी है, और हिली टोपोग्राफी में आपके पेड़ पौधों को काटना, जिससे क्या होता है, काटते ही आपकी जो सॉइल की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, रेन वाटर को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी, वो खत्म हो जाती है, और जो आपका लैंड है वो स्लाइड होने लगता है, और ये आपके जो डाउनवर्ड रीजन है उसमें हैवॉक क्रिएट करता है। कैटास्ट्रोफिक आउटकम्स इसके देखे जाते हैं। तो टोपोग्राफी, चेंजिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंड राइजिंग टेम्परेचर एंड इंक्लूडिंग आपके क्या है, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस, ह्यूमन मेड कॉजेस लाइक डिफॉरेस्टेशन, अनप्लान्ड सेटलमेंट। ओके, फिर टूरिज्म को बढ़ावा देना ज़्यादा। ओके, तो ये सभी चीज़ें, या फिर विंटर स्पोर्ट्स, ये सभी चीज़ें लाना। और राइजिंग टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहा है, हिमालय का बर्फ गल रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, आपके ग्लेशियल लेक फॉर्म हो रहे हैं। तो वो भी जब ग्लेशियल लेक जो है वो उनका जो बाउंड्री है जब ब्रीच होता है, तो उससे भी क्या होती है, फ्लैश फ्लड हो जाती है। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये सभी चीज़ें। तो ये डिजास्टर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम चीज़ों को और बारीकी से देखेंगे, जो बाकी और एनालिसिस होगा। ओके, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।